हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसमें? क्वेश्चन नंबर 1, यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो जिनका कार्यकाल था वो था 1699 दिन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश थे एम.एच. बेग। ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गसोता मेला किस जिले से संबंधित है? तो जो गसोता मेला है वो आपका हमीरपुर में होता है। हमीरपुर बस स्टैंड से 5-7 किलोमीटर है, लंबड़ू के आसपास, लंबड़ू में आई थिंक। तो 5-7 किलोमीटर वहाँ से, तो ये हमीरपुर में होता है गसोता मेला। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, गौरी देवी का टिब्बा चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? तो जो गुलेर राज्य की स्थापना है वो की थी हरिचंदन ने। क्लियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए? तो वो बिताए थे आपके डलहौजी में। ऑप्शन डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, BD सिंह। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, धामवारी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है? तो वो है बब्बर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का देश राज्य बना? तो बना था 18वां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड ब्रूस वेंसुअल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास स्थित है? तो वो है आपके पास डल झील। ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, मंडी जिले के किस शहर के पास मचियाल झील है? तो वो है आपकी जोगिंदरनगर के पास। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये तो आपको आता ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, चंबा राज्यों के पुरावशेषों के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन ए JP वोगल। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो है देवदार। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा को। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल के रूप में माना जाता है? तो वो है आपकी ऑप्शन ए, नारियल। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में केंद्र द्वारा शुभारंभ की गई पुस्तक द इंडिया स्टोरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये है ऑपरेशन संकल्प। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके पास, उसमें विधानसभा का त्रावसान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है ऑप्शन ए, विधानसभा को भंग किए बिना बंद करना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक है, मीन्स टिश्यू है? तो आपका जो टिश्यू है वो है आपका ब्लड, रक्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे प्रचुर रूप क्या है? तो वो है आपका प्लाज्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, BC रॉय पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? सॉरी, BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ऑप्शन सी, जो मेडिसिन। क्लियर। BC रॉय अवार्ड जो दिया जाता है वो है किस फील्ड से संबंधित है? वो है मेडिसिन।
तो क्वेश्चन नंबर 26 है, डिजिटल संचार आयोग डीसीसी किस मंत्रालय के तत्वावधान में एक शीर्ष निकाय है? तो 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, संचार मंत्रालय। फिर क्वेश्चन नंबर 27, वैश्विक सिंथेटिक हीरे के निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 3, थर्ड पोजीशन पे है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य के चारों ओर सर्वाधिक गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? लगाने वाला ग्रह निम्नलिखित में से हमारे पास जो है वो है ऑप्शन डी, बुध ग्रह। क्लियर, ये तो आपको पता ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशियो डायफ्राम है? तो वो है ऑप्शन सी, आइरिस। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 to 30। इसमें आपसे पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि मेनली रहता है एचपी और इंडिया से रिलेटेड। कुछ इसमें आपको साइंस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जैसे आपकी कोई बुक लॉन्च हुई है लेटेस्ट, तो 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे आपको। क्लियर, तो आपने देखा है कि देख लिया है पैटर्न। अगर आप 3-4 PYQ देखोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि इसका जो बीएड का पैटर्न रहता है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, एक होता है सिलेबस में गिवन दिया हुआ, एक होता है प्रैक्टिकल रूप से देखना PYQ में। तो उससे आपको हिंट मिल जाता है कि जो एग्जाम है वो किस टाइप का आता है। क्लियर, तो 1 से 30 तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 2024 का पेपर में भी देखा होगा आपने। ठीक है, और दूसरा ये भी है 22 का है, 23 का भी करेंगे। क्लियर, तो 3-4 पेपर जब आप देखोगे तो उससे आपको एक्यूरेट आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 से जो 50 तक रहेंगे वो रहेंगे आपके हिंदी की से रिलेटेड। ठीक है, और फिर उसके बाद इंग्लिश के आएंगे 20 नंबर, 51 to 70। तो लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन हिंदी एंड इंग्लिश 20-20 नंबर का आता है आपको। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया आपके पास? मूर्धन्य व्यंजन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है टॉ। जब आपको इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे इसकी, ठीक है, उच्चारण करोगे टॉ का, तो आपको मूर्धा में आपको टच होगी आपकी जो जीभ है। ठीक है, तो मतलब आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उससे आपको क्लियर हो जाता है कि ये हम जो अक्षर बोल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उसमें गले का यूज हो रहा है या नाक का यूज हो रहा है या मुर्दा का यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब हम वो क्लियर हो जाता है। क्लियर, फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, परिणाम परिणामवाचक विशेषण है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 किलो। फिर क्वेश्चन नंबर 33, अधिकरण की विभक्ति है। तो इसकी जो विभक्ति है वो है पर। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, आलस्य शब्द का विशेषण है। तो आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 में पूछा गया है बाल का स्त्रीलिंग है, वो है बाला। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, साधु का स्त्रीलिंग है, वो है साध्वी। क्लियर, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो ये आपको लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिघलना, ऑप्शन डी। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, जिन शब्दों का प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है। फिर आपका जो 39 है, तालव्य व्यंजन है, वो है ऑप्शन सी, चौ, छ, जौ, झौ। ठीक है, फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। तो वो है आपका जन्म, ऑप्शन डी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 है, हास्यास्पद, हास्यास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद जब आप करोगे तो वह होगा हास्य प्लस हास्यपद, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 42, सुधा प्लस अंशु इज इक्वल टू सुधांशु का उदाहरण क्या होता है? तो वो है आपकी दीर्घ संधि का ही एग्जाम्पल है। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 43, मिलावट में प्रयुक्त संधि मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आवट, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, इक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दैनिक, दैनिक इक। ठीक है, तो इक लगा इसमें, तो इक प्रत्यय जोड़कर हमारा बनाया गया शब्द है दैनिक, लग रहा है इसमें। ठीक है, इक दैनिक मतलब इक आ रहा है इसमें। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 45 आता है, 45 में दुबला शब्द में, अब दुबला शब्द में है आपका दो उपसर्ग,
फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 टू जो 50 रहेंगे, इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा जो आपका पैसेज है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये भी है इसमें, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर दे सकोगे। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो 46 में आपसे पूछा गया है कि जन संकुल का क्या आशय है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। फिर 47 आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यात्रियों की थकान मिटती थी। फिर आपके पास है शाकाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठूंठ वृक्ष। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, उसका अधिक हरा भरा और सघन होना। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, आम के अभागेपन शेष में संभवतः एक ही सुख अपवाद था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संज्ञा लुप्त हो जाना। तो ये जो आपका 31 टू 50 था, ये था आपका हिंदी के, इसमें 20 क्वेश्चन आपको थे, ठीक है। अब जो 51 टू आपका जो 51 से आपका जो 70 तक रहेगा वो रहेगा आपका इंग्लिश से, ठीक है। उसमें आपको जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पैसेज होगा उसमें आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन उस टाइप के आ जाते हैं, मतलब सिंपल आपको पूछा जाता है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन four words are given, only one of which is wrongly spelled. Choose one of that is not right. ठीक है, तो ये बोला गया है इसमें। तो ऑप्शन 51, क्वेश्चन नंबर 51 में हमने, तो इसमें जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक हमारा गलत है, ठीक है। तो वो हमने इसमें देखना है कि कौन सा है। तो 51 में जो आपका रॉन्ग है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। फिर 52 की अगर बात करें हम, 52 में हमारे पास है ऑप्शन ए, क्लियर। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 53 टू 4, राइट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, फाइंड द सब्स्टिट्यूट अ वर्ड फॉर अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन डी। फिर आपका 54 है, वट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन वर्ड वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज ऑफ द नोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लियर। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 55, इन अ politically enlightened community neither the kings nor the goods have anything to say. The word in the world is exactly opposite in meaning too. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 56, सेलेक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड और द phrase. He took the decision of his own accord. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन डी, ऑन हिज ओन, इसका इसमें आएगा, क्लियर। फिर आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 है, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेल बेंट ऑन गेटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 59, सेलेक्ट द पेयर विच हैज सेम रिलेशनशिप, ग्रेन सॉल्ट, ठीक है। फिर हमारा इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट है वो है ऑप्शन डी, चिप ग्लास। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप, लाइट ब्लाइंड, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इसका स्पीच डम। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 61 टू 62, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 61 क्वेश्चन में आपके पास है, अवर सर टीचेस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिसाइड्स। फिर है क्वेश्चन 62, प्लीज कॉमा कम डैश द बाथरूम, प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द
एंटोनम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फॉरमोस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। क्लियर। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 64, ही डैश फॉर यू ऑल डे, ही स्टिल वेटिंग नाउ, चूज अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन ही है, हैज बीन वेटिंग आएगा इसमें। क्लियर। अंडरलाइन इधर जो खालिस्तान है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे। फिर आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 65 ठीक है। द ग्रेप्स आर नाउ डैश इनफ टू पिक्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास 65 का सी, राइप। फिर जो क्वेश्चन नंबर 66 टू 70 तक रहेंगे वो एक पैराग्राफ है, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है, फिर आप इन क्वेश्चन को करना। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ उसका भी। 66 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, और 67 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 68 का है ए, 69 का है ए, और 70 का है डी। ठीक है, तो आपने पैसे लिख लेना है। फिर आता है आपके पास, ये हो गया हमारा इंग्लिश का भी। अब आता है हमारे पास जो 71 से लेकर जो 90 तक क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके लॉजिक रीजनिंग के। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें तो यदि P मुझे मारा, Q बेशक, R उपयुक्त यह था, S कितना उल्लेखनीय, तो उचित अनुक्रम होना चाहिए। तो इसका जो उचित अनुक्रम बनेगा वो बनेगा C। पहले आएगा PSRQ, इसने मुझे मारा, फिर आ जाएगा कितना उल्लेखनीय, फिर आ जाएगा R उपयुक्त यह था, फिर Q आएगा बेशक। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है, मैंने एक विज्ञापन पढ़ा जिसमें कहा गया था, ठीक है, PQRS पूरा गिवन है, ठीक है। तो इसका जो उचित अनुक्रम बनेगा वो बनेगा आपका बी। पहले आपका पी आएगा, ठीक है, फिर आपका एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू आएगा, मतलब क्रम में आएंगे, ठीक है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 में है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यदि कार्य 2 दिन और 2 दिन के बाद पूरा होता है, यदि जो कार्य है वो 2 और दिन के बाद पूरा होता है, तो जो बी है वो अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। मतलब खाली बी का पूछा है कि बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6 दिनों में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, आज सोमवार है, 61 दिन बाद यह क्या होगा। तो मतलब आज की बात हो रही है, अगर आज सोमवार है तो 61 दिन बाद आपका क्या होगा। तो 61 दिन बाद जो आपका होगा वो होगा शनिवार, ऑप्शन बी। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 75, 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है और HCF 12 है, संख्याएं हैं। तो 3 संख्या है और उसका जो HCF है वो 12 है और वो है 1:2:3 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ 75 का थोड़ा सा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आगे भी आए, क्योंकि थोड़ी सी रीजनिंग मांग रहा है। एक 3 संख्या है, उसका क्या है 1:2:3 में है, ठीक है, और उसका HCF है, HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अगर इनमें से हम टर्म देखें तो इसका मैं राइट आंसर भी बता दूंगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 12, 24, 36, क्योंकि जो 12 है और फिर आपके पास 24 है, फिर आपके पास 36 है। 12 टू जा 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 26, तो 1:2:3 में तो ये हो गए, ठीक है, 1:2:3। अब इनका अगर हम HCF फाइंड करें 2, 12, 24 और 36 का, तो आपके पास वो आ जाएगा 12, ठीक है। कैसे, आप पहले 2 से करेंगे इसको, 2 6 जा 12, फिर 2 से 24 को हो गया 12, 2 से 36 को हो गया 2 18, ठीक है, 2 18 इंटू 36, फिर 2 से 6 को आ जाएगा 2, 2 3 जा 6, 2 से 6 3 जा 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, ठीक है। फिर 3 से आ जाएगा आपके पास, फिर ठीक है, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 और बच जाएगा, ठीक है, 3 से आ जाएगा, तो पेयर बन जाएगा 2 का, एक 3 का बन जाएगा पेयर, ठीक है, 2 और 2 का एक पेयर बन जाएगा, 3 और 3 का बन जाएगा पेयर। तो ये एक टर्म बन जाएगी 2 2, ठीक है, और 3 3 एक टर्म बन गई, ठीक है, कॉमन लेते हैं हम, पेयर आपको पता है पेयर वाइज HCF के लिए। तो 2 और 3 होता है आपके पास 12, तो 2 3 जा 12, तो आपके पास HCF 12 आ गया और जो संख्या है वो 1:2:3 में आ गई, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आगे भी आता है तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो। क्लियर। इसमें एक ऑप्शन भी बन रहा था 5 10 15, जैसे आप बोल सकते थे 5 1 जा 5, 5 2 जा
10 5 3 जा 15, ठीक है। ये 1:2:3 में तो बन रहे हैं, लेकिन इसका जो एचसीएफ है वो 12 नहीं है। क्लियर, एचसीएफ आपको पता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैंने बता दिया है किस तरीके से फाइंड करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 76, 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था, 1 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका जो राइट आंसर है 76 का वो है ऑप्शन डी, शनिवार। तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन और भी करना चाहते हो, मतलब आपको अगर फॉर्मूला इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो लेंथ ही चली जाएगी, ठीक है। मैं फॉर्मूला आपको एनालिटिकल नंबर थ्योरी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल में, उसमें आपने देख लेना है, उसमें आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर, मतलब आपको एक बार पता होना चाहिए, फिर आप कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। 80 to 90% श्योरिटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 77, एक दीवार के विपरीत झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी पर पैर दीवार और सीढ़ी का पैर दीवार के 4.6 मीटर दूर है, सीढ़ी की लंबाई होगी। तो 77 का राइट आंसर है 9.2। फिर 78, ये 3 डिजिट दिए हैं आपके पास, 2.5, 0.5 और 0.175 का। इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात आपने करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन डी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 79, 2 डिजिट दिए हैं आपके पास, वो आपने गुणा करने हैं और लास्ट के 3 डिजिट लिखने हैं, ठीक है। जैसे आपके पास 3 है, 54,300 की लास्ट डिजिट इसके 3 आगे 321, तो इस टाइप से आपने लिखने हैं। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी लास्ट के 3 डिजिट लिखने हैं, तो वो इसके जो लास्ट डिजिट 3 रहेंगे वो रहेंगे 745। फिर आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 80, 0.000216 का घनमूल है, मतलब क्यूब रूट उसका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 81। 81 में आपसे पूछा गया एक पेड़ के ऊपर और नीचे 11 मीटर ऊंची एक दीवार के शीर्ष की अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्रमशः कितने डिग्री है आपके पास? ये है 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। तो जो पेड़ है उसकी ऊंचाई क्या है? तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी आपकी 44 मीटर। फिर आपके पास आता है यदि 13 डिवाइड पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी, तो पी बराबर होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 0.1। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, पुल की लंबाई जिसमें 130 मीटर लंबी और 45 मीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन 30 सेकंड पार कर सकती है, इनमें से है? तो इसका जो राइट आंसर है 83 का वो है ऑप्शन सी, 245 मीटर। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 84, पी और क्यू ने एक व्यवसाय के में निवेश किया, अर्जित लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया था। यदि पी ने 40,000 रुपया का निवेश किया तो क्यू द्वारा निवेश की गई राशि है। तो आपको सिंपल दिया गया है कि उनका जो 2 पी और क्यू है, ठीक है, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था, फिर इनका जो अर्जित लाभ है, मतलब इनका जो प्रॉफिट हुआ था, एंड उन्होंने डिवाइड कर दिया 2:3 में, और पी ने इन्वेस्ट किया था 40,000 रुपया, तो क्यू ने कितना किया था? तो 84 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 60,000। तो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 85, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली 3 गुना तीसरी के दो गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 15। फिर क्वेश्चन नंबर 82 आपके पास 90, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बैंकिंग में भी, जो बैंक का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 4, 7, 12, 19, 28, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास? नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास 39। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, 4 के बाद 7 आया, 4 3 होते हैं 7, ठीक है, 7 और 5 होते हैं 12, ठीक है, फिर 12 और 9 होते हैं आपके पास 19, सॉरी 12 और 7 होते हैं 19, फिर 19 और 9 हो गया आपके पास 28, फिर 28 और 11 हो गया आपके पास 39। मतलब इसमें गैप देखो, पहले आया 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ठीक है, मतलब 2 का गैप अगर इसमें देखें हम, ठीक है। मतलब ऐड इसमें क्या किया, पहले 4 में 3 ऐड किया, फिर 7 में 5 किया, फिर 12 में 7 किया, फिर 19 में 9 किया, फिर 28 में 11 किया, इस तरीके से सीक्वेंस बना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आ गया आपके पास 87, 80, 10, 70, 15, 60, तो 87 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 25। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए, बाकी आपने बताना है कमेंट में अगर मैंने कुछ इसमें गलत बताया है, ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि और भी बच्चों को इसमें हेल्प मिल सके। क्योंकि जैसे अगर आप देखो फर्स्ट टर्म देखो 80 है, फिर इसको देखो 70 है, मतलब 10 कम हुए, फिर इधर देखो आप 60 है, ठीक है, तो 80, 70, 60 मतलब 10 कम हुए, और इधर देखो अगर इधर 10 है,
ठीक है, फिर इधर 15 है, 10 में 5 ऐड हुए 15 हुए, 15 में अगर हम 5 ऐड करें तो 20 होंगे, तो नेक्स्ट टर्म 20 आनी चाहिए हमारी। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसमें राइट है आई थिंक। बाकी आपने बताना है कमेंट में, अगर आपने रीजन भी देते हैं, अगर आपको पता है तो आपने रीजन बता देना ताकि और जो बच्चे देखें उनको भी ये हेल्प मिल सके। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है FAGGAFHAIIAH। उन्होंने क्या किया है, पहले सीधा लिखा है, फिर इसको उल्टा कर दिया है, पहले FAG लिखा, फिर GAF लिखा, फिर HAI, फिर IAH। तो इसको लिख सकते हो आप। 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, JAK। फिर क्वेश्चन नंबर 89 3 10 101। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 10201 ऑप्शन बी। फिर आपके पास है 90 QARRASSATTAU। तो 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए UAV। तो ये थे आपके इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन, सॉरी इंग्लिश नॉट, ये थे आपके लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड। अब आएगा आपको जो 91 से 110 तक रहेंगे, वो रहेंगे नॉलेज ऑफ नेशनल कमेटी कमीशन एंड कमिटीज़ ऑफ एजुकेशन। तो 20 नंबर का आपको ही रहेगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या बोला गया आपको, NEP 2020 में स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार के साथ इंटर्न के लिए बिना बैग की अवधारणा पेश की। इस व्यावसायिक गतिविधि में कौन सा वर्ग समूह भाग लेगा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेड 6 to 8। फिर आपके पास ATM का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो ATM का जो पूरा नाम है वो है आपके पास ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 93। भारत की पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति दी जाती है। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति दी जाती है तो वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ऑप्शन सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लोकसभा के 15% सदस्य। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर कौन सा सरकारी शैक्षणिक निकाय स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी NCERT। तो आपको पता ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 96 से DRDO का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन बी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है DRDO की, तो होती है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है आपके पास राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपके ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। फिर आपके पास 98 है नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस्ड। नीति आयोग है, जो नीति आयोग और नेशनल, इसको बोल सकते हैं आप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है 98 का वो है ऑप्शन डी द प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है भारतीय संविधान के डैश के तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। तो 99 का जो राइट ऑप्शन है वो है आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338। फिर है क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया आपसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित है। तो वो है आपकी 31 न्यायाधीश। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के कार्यकाल का आधिकारिक कार्यकाल क्या है? तो 102 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 साल। ये तो आपको पता ही होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 103 मिस्टर TS ठाकुर, श्री TS ठाकुर डैश भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो वो थे 43rd, ठीक है 43 43वें थे वो। फिर है क्वेश्चन नंबर 104 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है आपका राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। फिर आता है आपके पास वीटो शब्द का अर्थ है। तो वीटो शब्द का अर्थ है मना करना। फिर होता है PLSV का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 107, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद में से कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकता है राष्ट्रपति आपका, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 संबंधित है, तो वो है आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और प्रतिनिधित्व से। क्वेश्चन नंबर 109 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो वो था आपका सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। फिर है क्वेश्चन नंबर 110, तो इसमें पूछा गया है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र की प्रगति के साथ साथ विशिष्टता को बहुमत विस्तार से दर्शाएगा। यह सीखने के लिए सभी क्षेत्रों को आवरित करेगा। नीचे दिए गए विषम विकल्प का पता लगाएं। तो 110 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सकारात्मक। तो ये हो गया आपका नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन कमिटीज ऑफ एजुकेशन का, ये 20 मार्क्स का रहता है। अब आपका जो लास्ट रहेगा 111 से 150 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 111 जो है, एक शिक्षक होना चाहिए, एक शिक्षक क्या होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए वो, क्लियर, तो भी इसका राइट आंसर है। फिर है 112, यदि आपके कुछ कॉलेज परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने चरित्र और विद्वता से उनका व्यवहार में सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपको आंसर करना होता है वो आपको पॉजिटिवली करना होता है। रियल बात ये है कि जो इसमें आपको आंसर होते हैं, ठीक है, अगर आपके साथ कोई इस तरीके से करते हैं तो जेन्युइन सी बात है कि आज की जो जनरेशन है वो इस तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम पर्सन की बात करें तो वो हाथ उठा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो पोलाइटली कोई रहता नहीं है, बट ये साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे को जो रीजन है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब उस हिसाब से देने होते हैं, मतलब सामने वालों को समझ के। तो अगर अगर मैं आज की रियलिटी बताऊं तो अगर आजकल किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर किया जाता है, मान लो किसी के साथ मारपीट कर दी या किसी को कुछ गलत बोल दिया, तो उस टाइम एक्शन ले लेता है, ठीक है। तो इसमें जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में हमने जो है वो बिल्कुल पॉजिटिवली आंसर देना होता है, क्लियर, मतलब हमने एग्रेसिव होकर इसमें आंसर नहीं देना होता है कि हम ये कर देंगे ऐसा कर देंगे, क्लियर। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 113 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है क्योंकि इससे जो क्या होता है, इससे हमारा जो बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 114, जब विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समझा जाता है कि सिस्टम विफल हो गया है। ऑप्शन ए, सीखने का उद्देश्य का अर्थ है, तो 115 का राइट आंसर है इच्छित सीखने के परिणाम। और 116 का जो क्वेश्चन है, शिक्षण में किस स्तर की विद्यार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबे समय तक भेदभाव करने का अवसर मिलता है, तो वो है ऑप्शन बी अवबोध स्तर। फिर है क्वेश्चन नंबर 117, छात्र केंद्रित कक्षा का अर्थ है, तो वो है व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 118, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता, वो क्या कहलाता है, सीखना। फिर क्वेश्चन नंबर 119 है, शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, सीखने की सुविधा, ऑप्शन ए। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, गांव में तनाव है और आप वहाँ शिक्षक है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपने क्या करना है कि आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ये बोल सकते हैं कि हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे या हम उनसे दूरी बना देंगे अगर हम पंचायत प्रधान को सूचित करेंगे, ठीक है। तो एज अ टीचर आपका क्या फ़र्ज बनता है, आप उनको शांत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब आपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली आंसर देना है, ठीक है। फिर आपके पास साइकोलॉजी का मतलब ही यही होता है, ठीक है। आपने उनको समझना है, पहले आप उनको खुद पहले इस तरीके से डील करना है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 121 है, 121 में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए व्यावसायिक दक्षता, वोकेशनल। फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 122, विद्यार्थी की अधिगम से संबंधित समस्याओं का सर्वोत्तम उपाय है, तो वो है ऑप्शन डी। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 123, यदि कोई छात्रा आपसे अपने पते पर डाक लेने का अनुरोध करती है तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, तो इसमें आप ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, एक शिक्षक के रूप में आप उसे अनुमति देंगे।
फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 124 बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है, तो वह आपके पास ऑप्शन सी शिक्षा के लिए व्यक्तियों की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 125 है एक नया शिक्षक जिसके पास उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है वो छात्रों के साथ व्यवहार करेगा, तो ऑप्शन बी अपने गुणों में सुधार करेगा और उनके सामने एक अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 126 प्राथमिक डाटा का स्रोत कौन सा है, तो प्राथमिक डाटा का स्रोत है उत्तरदाता, ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 127, तो 127 है आपके पास कोई अनुभवी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और सीधे एक पाठ शुरू करते हैं। कई जो है अनुभवी जो एक्सपीरियंस वाले टीचर है वो क्लास में जाते हैं, एक पाठ शुरू की करते हैं। शिक्षण पेशे की शुरुआत के रूप में आप, तो आपको क्या करना है, नवीन विचारों के साथ अपनी तैयारी के साथ रिटर्न नोट्स बनाएंगे। फिर आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 128 किसके शिक्षण में को विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को कुछ सीखने में मदद करना है, तो 128 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर आ गया 129 आपको शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि आप इसमें रुचि रखते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको ये नेचुरली पसंद होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 130 है वैज्ञानिक ज्ञान का एक उदाहरण है, तो एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इस वो है आपके पास प्रयोगशालाएं और क्षेत्र प्रयोग। फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 131 मार्गदर्शन गतिविधियों में से सबसे मूल गतिविधियों में कौन सा निष्पादित किया जाना चाहिए, तो इसमें आएगा उद्देश्य का निर्धारण, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 132 नॉइज इज नोन एज शोर के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका संचारण बाधा। फिर क्वेश्चन नंबर 133 आप अपने निष्पक्ष व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो वो करेंगे आप व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 134 प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य में से एक निम्नतम प्राथमिकता है, तो वो है आपकी ऑप्शन सी अवकाश सभा के लिए कलाकारों का एक समूह विकसित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 135 शिक्षण की प्रभावशीलता का आंकलन किस आधार पर किया जाता है, तो 135 का राइट आंसर है ऑप्शन सी छात्रों के सीखने का परिणाम। फिर आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 निषेध अधिनियम 1986, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन ए 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 137 है आपके पास शिक्षण प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विशेष विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया, तो वो किया था आपके लैंडर ने, ऑप्शन ए। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 138 NUEPA इज मेनली कंसर्न विद, तो वो है आपका ऑप्शन सी शैक्षणिक योजना एजुकेशनल प्लानिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 139 है शिक्षण की संज्ञात्मक सिद्धांत का प्रस्तावक है, तो 139 का राइट आंसर है ऑप्शन ए NL गेज। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 140 निर्णय लेने का क्षेत्र है, वो है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 141 है भाई बहन माता पिता शिक्षक और शिक्षक बच्चों के लिए डैश के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, वो है मोटिवेशन, ऑप्शन ए अभिप्रेरणा। फिर है क्वेश्चन नंबर 132 शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों का व्यापक है क्योंकि, ऑप्शन बी शिक्षण में आने वाली समस्या और सामना करना कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 143 शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है कौशल। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 144 यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्या करना है, उससे सबसे पहले फर्स्ट एड देना है, फर्स्ट एड देंगे गिविंग फर्स्ट एड टू हिम हर एंड ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट एनी नियर बाय डॉक्टर, उससे प्राथमिक उपचार देना और नज़दीकी जो डॉक्टर है से संपर्क करने का प्रयास करना, सबसे पहला फर्ज आपका ये बनता है। क्लियर। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 145
तो 145 में पूछा गया है, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेंगे। तो इसमें जो है आपका वो है सुस्थापित मुद्रा को अपनाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 146 है, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निर्देशात्मक किस्म। अनौपचारिक शिक्षा है, तो अनौपचारिक शिक्षा जो है आपका वो है आजीवन। फिर 148 है आपके पास, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, वो है आपकी शब्द का भाग, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 149, आसान प्रकार के परीक्षण विश्वसनीय नहीं होते क्योंकि उनकी जांच परीक्षण के मूड में प्रभावित होती है, मूड से प्रभावित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 150 आपके पास, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है, तो नई शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन बी, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए। तो ये थे 150 क्वेश्चन एचपीयू बीएड एंट्रांस 2022 के, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो अगर स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बार एचपीयू बीएड एंट्रांस के लिए 2025 के लिए, या आगे भी करेंगे, तो उनके लिए जो पीवाईक्यू है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के पहले, क्योंकि इससे हो सकता है जैसे 21-22 के हैं, दो चार क्वेश्चन वहाँ से पूछ लें, 2-4 क्वेश्चन 2022 से आ जाएँ, ठीक है, तो एक आपको आइडिया रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।